चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो पार्ट देख लिए। अब जो थर्ड है, जैसे कि हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बाद में ले रहे हैं। क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पीछे चलना होगा। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कौन दिया था? नेल बोर ने। नेल बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जैसे एक ट्यूब ले ली, ठीक है, देखो समझ लो। और इस ट्यूब में ऐसे पूरा गैस फिल कर दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है, हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ने वाले, इसलिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस ले लिया गया है। अब इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें हीट। अब यहां पे हीट करने के बाद एक गैस से एक एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको जो कुछ जो गैस मॉलिक्यूल ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, कुछ दिखाई नहीं देंगे। अब जो ऊपर जा रहे हैं वो कोई ना कोई एक रेडिएशन क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो रेडिएशन शो कर रहे हैं वो है VIBGYOR, इस कलर में। जब ये ऊपर जाएंगे दिखाई दे रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इसके अंदर क्या है? कलर है। अब मान लो, सबसे पहले मान लेते हैं कौन सा। अब देखो, आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ कौन सा कलर? वायलेट कलर, ठीक है। कौन सा कलर? सिर्फ वायलेट कलर, यानी कि ये क्या है? एक रेडिएशन है। अब मान लेते हैं आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है ब्लू, ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ रेड, ये हो गई रेडिएशन। ये क्या है? सारे स्पेक्ट्रम है। क्या ये सारे स्पेक्ट्रम है? ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंटर में कौन होगा? प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। अब ये क्या है? फर्स्ट शेल, ठीक है। ये हो गया सेकंड शेल और ये हो गया थर्ड शेल, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट शेल है इसे नेम दे देते हैं के, यल और यम शेल। फर्स्ट शेल से जब हमने एनर्जी दी, यहां पे हीट की, तब वो जाके एनर्जी क्या किया? गेन किया। एनर्जी गेन करने के बाद कहां पे चला गया? ये कौन सा एनर्जी लेवल है? लोवेस्ट एनर्जी लेवल। और कहां पर चला गया? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। इसे हम E1, E2, E3 कहे। अब कितनी एनर्जी गेन की? डेल्टा E इज इक्वल टू कहां पे था? E1 के ऊपर था, कहां पे चला गया? यहां पे चला गया। यानी कि E1 टू E3 तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती उतनी गेन कर ली। अब यहाँ पे जो ये गेन कर रहा है, ये कौन सा? अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखाएगा, ये जो अगर दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, कौन से? ये हो जाएगा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एनर्जी एब्सॉर्ब की। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ज्यादा देर तक ऊपर रहना नहीं चाहेगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल के ऊपर रहना नहीं चाहेगा। यानी कि ये हाईयर, यहाँ पे हाईयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। अब ये रिटर्न आते समय एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा, स्पेक्ट्रम शो करेगा। उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखिए समझ में आया कि नहीं? यहां पे था ये इलेक्ट्रॉन, एनर्जी हमने हीट की, ऊपर चला गया। ऊपर जाते समय क्या किया? एनर्जी एब्सॉर्ब किया, इसलिए वो क्या हो गया? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और रिटर्न आते समय वो एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, मतलब कौन सा हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं?
दो। बताइए कौन से फटाफट बताइए। पढ़ा है हमने? नहीं सर, हमने तो नहीं पढ़ा। कौन से दो टाइप के? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड लाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन नहीं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब यहां पे देखो, जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आ रहा है, मतलब क्या? E3 माइनस E1 कहां से कहां आया? E3 माइनस E1, ये हम बाद में देखते हैं, पहले देख लो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। दो टाइप के इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो देखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी कि, अब देखो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसके लिए होगा, यहां पे दिखाई देगा कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। कौन सी? व्हाइट लाइट के लिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। और यहां पे कौन सा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम क्या करेगा? एक डार्क बैंड दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस लाइन दिखाई देगी। हम अब स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, लेमन बामर वाले सारे। ठीक है, वहां पे आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पे क्या किया? इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, इमिशन हुई एनर्जी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। कोई भी ज्यादा देर तक ऊपर रहना नहीं चाहेगा, यानी कि वो नीचे आना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने जस्ट वेट, यहाँ पे जो हमने एनर्जी ड्रॉ की है, अब यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि ये, इसकी वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट एनर्जी की लेवल की वैल्यू, थर्ड एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि देखो, हमने कहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ती जाएगी। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम है एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू थर्ड। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर, ऐसे ऐसे दूर जाते जाएंगे, तो जो ये एनर्जी लेवल का जो गैप है वो बहुत कम। देखो 13 से कितना हो गया? डायरेक्ट 3 से 1.5, 1.5 और 3.4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखो 13.6 और 3.4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया था, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, यानी कि वो रिटर्न आएगा। ठीक है, अब वही देखना है हमें, क्या है? इलेक्ट्रॉन always try to remain in lowest energy level। कहां पे रहना चाहेगा वो? लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे रहना चाहेगा। ठीक है, तो अब वो रिटर्न आ जाएगा ऊपर जो गया है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक, क्या होगा? एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में इमिट करेगा? रेडिएशन, वेवलेंथ और लाइट। इसे लाइट नहीं कह सकते, इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लाइट ले लिया है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन, अब ये लोअर एनर्जी लेवल है, मान लेते हैं यहाँ पे E1, E1 से ये E2, ये E3। अब यहां से एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद ऊपर गया, और ऊपर से रिटर्न आते समय क्या कर रहा है? इमिशन। ठीक है, रिलीज कर रहा है, इसे कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए, अब छोटा सा एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम
आपको बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल सेकेंड n2 to n1 full stop, find the energy and wavelength of emitted radiation। देखो ट्राई करो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो कैसे सॉल्व करना है अभी से सॉल्यूशन। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है। अब हमें क्या दिया है कि ये एनर्जी लेवल यहां से E1 से लेकर ये यहां पे चला गया, कहां पे, E2 के ऊपर यहां पे गया था। अभी यहां से रिटर्न आ रहा है, यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, ठीक है। E2 इसे n1 n2 का n2 और n1 दिया है, ठीक है। हम ले रहे हैं फॉर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन के लिए दिया है, ठीक है। अब देखो गिवन हमें क्या क्या पता है, Z इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। सिर्फ चार्ज बताया हमें, n2 दिया है, यानी कि एनर्जी लेवल सेकेंड, एनर्जी लेवल 1, n1 दिया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो लिख दिया है। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है देखिए, En ऑफ nth लेवल, En। देखो आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल अगर सही से देखा पढ़ा है तो वहां पे हमने एनर्जी बताई थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth वाले एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी होगी, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा, -13.6 इंटू Z स्क्वेयर n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, याद रहेगा। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ई, ये दिया है ना, इज इक्वल टू कहां से, E2 माइनस E1। अब E2 के लिए क्या है, -13.6 इंटू 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाय कितना स्क्वायर, 2 स्क्वायर, माइनस 13.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। Z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वेयर, Z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या है, n1 स्क्वेयर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, -13.6 इंटू 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर, -13.6 इंटू 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर, ठीक है। क्या जाएगा, अब इसे सॉल्व कर लो, क्या गया, क्या गया, 13.6, सॉरी -13.6, नहीं ये प्लस हो जाएगा, +13.6 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 13.6 माइनस 3.4, तो एनर्जी कितनी आ गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्वेश्चन दोबारा से देख लो, क्या दिया था हमें, क्या पूछा गया था, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल 2 n2 इज इक्वल n2 टू n1, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब हमें पता चल गई, एनर्जी कैलकुलेट कर लिया है। अब वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ और हमें एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का, देखो कुछ याद आ रहा है, E इज इक्वल टू
एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा यानी कि क्या है, वेवलेंथ, वेयर अब यहाँ पे देखो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, अब देखो हमें एनर्जी पता है कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है, एच सी, एच की वैल्यू पता है हमें कितनी, 6.36 इंटू, सॉरी 636 इंटू, अरे एरेस करते, एक मिनट गड़बड़ नहीं, कितना गया ये, 6.636 इंटू 10⁻34, सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब ये हो जाएगा, अब ये लैम्बडा इस साइड में ले लो, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको सारी ये जो जूल है ना, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, मास्टर ट्रिक्स है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिंपली याद रख लो, E इज इक्वल टू, एच सी की वैल्यू याद रख लो 12375, एच सी की वैल्यू कितनी याद रखनी है, 12375, कितना गया 12375 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब वैल्यू रख दो, कहां पे रखोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय 10.2। चलो कैलकुलेट करो कितना आ गया, बताइए फटाफट, चलो फटाफट, 12375 डिवाइडेड बाय 10.2 कितना आ गया 1213 आ गया कि नहीं। तो ये हो गई, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ, कहां से कहां, एनर्जी लेवल 2 से 1 में आ रहा है, तो ये कितनी वेवलेंथ है, ये यहां से यहां तक कितना है 1230। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, अब हमें एनर्जी दी हुई थी तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कैसे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, देख लो, दोबारा से रिवाइज कर लो, बैक जाओ, सही से ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ये पता होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अगर देखो फर्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जम्प्स n इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं, n2 टू n इज इक्वल टू n1, कहां से, n2 से सेकेंड एनर्जी लेवल से कहां पे आ रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, यानी कि रिटर्न आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी अभी हमने इससे पहले वाले में देखा था हमने। ओके, चलो अब देखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है, En2 माइनस En1। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने एनर्जी का फॉर्मूला, En इज इक्वल टू क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा यहाँ पे, En2 हम हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस एनर्जी क्या है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है ना, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। अगर हमें एनर्जी दी है तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें, एक ये तो बड़ा, जो हमने पीछे अभी जो पढ़ा था वो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है,
उसके लिए हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर, ये ई एन टू की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, एन टू स्क्वेयर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन वन स्क्वेयर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 13.6 जेड स्क्वेयर, यहाँ पे 1/n2 स्क्वेयर और 1/n1 स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो, अब ये हो जाएगा, अब ये जो पूरा इक्वेशन है ना, इसे हम किसी एक राइट हैंड साइड को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि हमें लैम्बडा चाहिए, हम एच सी कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड को करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच सी ऑन राइट हैंड साइड को हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है एच सी से। तो क्या हो जाएगा, देखो, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी इंटू 13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच सी हो जाएगा, कॉमन क्या था, 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच सी 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पूरी वैल्यू है कौन सी, अब ये 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी की जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या है, देखो, अब यहां पे लिखते हैं पहले 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर, वेयर, अभी r क्या है, वेयर r इज 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी, ये होता है, क्या होता है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, क्या ये रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आ गया वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू 109 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है, ये वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की, ठीक है। अब देखो, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इक्वेशन क्या आ गया, आ गया कि नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए Z की वैल्यू कितनी है, देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 बाय n स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर, ये आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इक्वेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाएंगे आप, देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, देख लो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़े अभी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इक्वेशन कितना आ गया, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आ गया आर n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर। अब बोलोगे सर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, आपको मीटर में बताया हमने, मीटर में कितना होता है 109 इंटू 10⁻⁷
मीटर। देखो अब ये भी ले रहे हो ना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 109, अरे नहीं नहीं सॉरी 1.90, ठीक है 1.90 इंटू 10⁻⁷ अब ये कितना हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁻⁵ यही तो वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट की, वेर n1 एंड n2 इज इंटीग्रल, यहाँ पे करेक्शन कर लो 1.09 है, 109 नहीं, ठीक है सॉरी। चलो अब हमें मिल गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ अब क्या है बंडल के फॉर्म में आ रही है मान लो, ठीक है। कैसे, अब ये है, चलो पहले टाइटल देते हैं फिर पढ़ते हैं। वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ बंडल, अगर वेवलेंथ बंडल के फॉर्म में, वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ बंडल, अब यहां से शुरू हो रहा है लेमन बामर सीरीज वाला, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं लेमन सीरीज, बड़ा आसान है क्या ये, लेमन सीरीज, ठीक है हो गया। तो अब देखो, अब ये ले लेते हैं, मान लो ये है एनर्जी, थोड़ा सा स्क्रॉल करते ऊपर, वेट, ओके कोई बात नहीं, ये एनर्जी लेवल फर्स्ट, इसे मान लेते हैं n1, n इज इक्वल टू 1, n1 नहीं n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। ये ले लेते हैं एनर्जी लेवल 2, n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, आप कितने भी ले सकते हो, 7 की जगह हम इन्फिनिटी कर देते हैं आखिरी वाला, n इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीजेस, बढ़ती जाएगी, याद रखो, ठीक है। जैसे जैसे सॉरी नीचे हो गया, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कैसे, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो लेमन फर्स्ट सीरीज n, अब देखो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, या n2 से n1 पे आ गया, n3 से n1 पे आया, अब n4 से n1 पे आएगा, n5 से n1 पे आएगा, n6 से n1 पे आएगा, n इन्फिनिटी से n1 पे आएगा। सारे कौन से, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, याद रखो क्या है, सारे इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब हमें कुछ एनर्जी लेवल की एनर्जी पता थी, जो हमने इससे पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में एटॉमिक स्पेक्ट्रम के टाइम में। देखो एनर्जी लेवल फॉर फर्स्ट की कितनी है 13.1, 3.4, 1.5, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 is equal to -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 is equal to -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर आप कॉम्पिटेटिव के लिए जा रहे हो तो आपको एक पहले 2-4 एनर्जी लेवल पता होने चाहिए, और रहेंगे भी, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब देखते लेमन सीरीज का फर्स्ट हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है ना। देखो टाइटल मत भूलना है, देखो क्या कर रहे हैं हम, वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ बंडल, कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले किसके लिए करेंगे, फर्स्ट सीरीज के लिए। कौन सी फर्स्ट सीरीज, n2 टू n1,
क्या ये फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या है? n2 to n1। देखो पहला कहां से कहां आ रहा है? ये यहां से यहां आ रहा है ना, n2 to n1। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज हो गया। तो कैलकुलेट कैसे करें देखते हैं, n2 to n1। अब हमें पता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला? चलो अब यहां से यहां पे क्या करते हैं, इसे हम डी डी एक्साइटेड होके ऊपर चला गया था ना, रिटर्न आ रहा मतलब डी एक्साइटेड है। अब क्या करना है? कैलकुलेट। क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट लैम्बडा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम n2 टू n1। यही क्वेश्चन लिया है ना, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है? एक्साइटेड होके नीचे से ऊपर चला गया, तब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देखो अब ये क्या हो गया, 1/λ इज इक्वल टू आर झड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1/n2 स्क्वेयर माइनस 1 बाय, अरे 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 एक मिनट यहाँ पे n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर है, ठीक है। आर झड स्क्वेयर, झड कितना है? 1 है ना, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो चार्ज कितना है? झड यानी कि क्या? चार्ज। चार्ज कितना है? 1 इंटू 1/1 स्क्वेयर माइनस 1/2 स्क्वेयर। कितना हो गया? आर की वैल्यू मत रखो, आर की वैल्यू कैसे रखनी है आपको बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स एकदम शॉर्ट। आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है, ठीक है। ये हो गया आर, क्या हो जाएगा? इंटू 1 - 1/4। अब ये क्या हो गया? आर इंटू 3/4 हो गया, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4/3 आर। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/3 आर। अब देखो, अब वैल्यू रखनी है आर की। अब आपको बताएंगे आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो 1/r, आर की वैल्यू है 911 एंगस्ट्रॉन होती है 1/r की वैल्यू। अब यहाँ पे भी 1/r है, तो ये 1/r की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो कितना हो जाएगा 1/r, यानी कि 4/3 इंटू 1/r लिख सकते हैं इसे, 1/r। तो 4/3 इंटू 911। तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू है तो इसे 1 2 कर दे, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा। 9 1 1 2 रहेगा ना, 912, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल होके कितना आ गया? 4 इंटू 304। अब ये कितना आ गया? 1216 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1216 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, आप बोलोगे सर 1/λ ले रहे थे, 1 कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पे 4/3 था ना, 3/4 हो गया, यहाँ पे लैम्बडा हो गया 1/λ का, ठीक है। तो लेमन फर्स्ट सीरीज के लिए वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1216, यानी कि ये वैल्यू हो गई कितनी? ये वैल्यू हो गई 1216 एंगस्ट्रॉम फॉर द लेमन फर्स्ट सीरीज के लिए, ठीक है। आप ऐसे n इज इक्वल टू 2 एंड 3 ले सकते हो सेकंड के लिए, n इज इक्वल टू 3 4 ले सकते हो फोर्थ के लिए, ठीक है। अब ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट
ये क्वेश्चन है आपके लिए। कैलकुलेट लैम्बडा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम n is equal to 3 to n is equal to 1। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा 1026 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करो फटाफट, 2 मिनट का समय है आपके पास। हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट लैम्बडा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम n is equal to infinity to n is equal to 1। हमने कौन सा देखा है भाई? 1026 सेकंड के लिए कितना आ गया? ये n3 से n1 पे आएगा तो वेवलेंथ कितनी होगी? 1026 होगा। अब हम देख रहे हैं कौन सा? इन्फिनिटी, यानी कि यहां से अगर डायरेक्ट यहां पे आता है तो कितनी होगी वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, E इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, ये होगा 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय क्या रहेगा? n इन्फिनिटी स्क्वेयर। ठीक है, तो r 1 रहेगा, z तो 1 है, डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 स्क्वेयर माइनस ये कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का कोई स्क्वेयर, इन्फिनिटी स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 0 हो गई पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर आ गया ना, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय आर। हमें पता है, वी नो दैट 1 बाय आर की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 1 बाय आर की वैल्यू पता है हमें कितनी? 911 एंगस्ट्रॉन होती है, अभी तो देखा था हमने। तो देखो अब ये हो गया कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू कहां तक? इन्फिनिटी टू n1। यानी कि देखो सारे हमें एनर्जी सारे वेवलेंथ पता चल गए। यहां पे हो गया 911 एंगस्ट्रॉन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये कौन सा है? ये फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज क्या है? n2 to n1। अब लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज क्या है? n इज इक्वल टू इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। ये क्या है? लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। याद रहेगा कि नहीं? लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। अब देखो एज ए नोट याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपियाड में। अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो जी मेंस में या नीट में क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, लेमन सीरीज लिमिट पूछा जाता है। लेमन सीरीज लिमिट, क्या लिमिट है लेमन सीरीज की? देखो कहां से कहां तक है, देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो चलो चलो, अब देख के बताओ कि लेमन सीरीज लिमिट क्या है। अब देखो ये डायग्राम देख, ये आपको इतना देखना है, इतनी चीजें और बतानी है। लेमन सीरीज की लिमिट क्या है, कहां से कहां तक है?
N2 to N1 कितना है? अरे क्या कर रहे हो भाई? 1216 एंगस्ट्रॉन टू 911 एंगस्ट्रॉन, ये क्या है? लेमन सीरीज लिमिट है। अगर आपको पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां पे है? 911 एंगस्ट्रॉम। जहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वहां पे क्या होगा? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा। जहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वहां पे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। देख सकते हो आप, देखो 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 देखो, अरे देखो 911 क्या है? वेवलेंथ। तो एनर्जी कहां से आया है? इनफाइनाइट टू N1 तक आया है, यानी कि क्या हो गया? क्या हो गया? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अब देखो, ये हो गया। अब देखो, लार्जेस्ट वेवलेंथ कितना है? 1216 एंगस्ट्रॉन। तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट क्या होगा? ट्रांजिशन। अब ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि हमें पता है ई डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। अगर हम एच सी को रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यानी कि अगर एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आया कि नहीं? लेमन सीरीज की लिमिट देखो, याद रख लो, लिमिट ऑफ लेमन सीरीज क्या क्या है? कहां से? 1216 एंगस्ट्रॉन टू 911 एंगस्ट्रॉन तक क्या है? क्या है? वेवलेंथ की रेंज है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉन है, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा वहां पे। और लार्जेस्ट वेवलेंथ कहां पे? 1216, यानी कि वहां पे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। ओके, हो गया लेमन सीरीज। चलो अब देखते हैं बामर सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं बामर सीरीज। ठीक है, अब देखिए बामर सीरीज क्या है। बामर सीरीज के लिए भी सेम करना है हमें। क्या करना है? ये हो गया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कहां से? थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आ जाए तो वो होगा फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ये होगा सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये होगा फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। हम इसे इनफाइनाइट ले लिए, आप कहीं पे भी ले, 6 7 8 जो भी लेना चाहो आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए अब बामर सीरीज के लिए नीचे ले लें। ओके, ये क्या है? बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट लैम्बडा कहां पे होगा? सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे स्मॉल कहां पे होगा? शॉर्टेस्ट लैम्बडा कहां पे होगा? कहां पे? n इज इक्वल टू टू n, सॉरी n इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू n इज इक्वल टू 2 अगर ट्रांजिशन होगा तो वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट लैम्बडा। कहां पे? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी लेवल हाईएस्ट रहेगा, इनफाइनाइट टू n2 तक आएगा तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट लैम्बडा। कितना होगा शॉर्टेस्ट लैम्बडा वो देखते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट लैम्बडा कितना होगा वो देखते हैं। अब हमें पता है क्या? 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 बाय n, क्या n1 स्क्वेयर, यानी कि 2 स्क्वेयर 1 बाय इनफाइनाइट स्क्वेयर, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे R1 नहीं ले रहे क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1/4 R ना।
ठीक है, तो ये कितना हो गया, लैम्बडा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/r हो जाएगा। देयरफॉर अब देखो ये हो गया 1/r इंटू 4। हमें 1/r की वैल्यू पता है, कितनी होती है 1/r की वैल्यू, कितने 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 भूल गए, कितनी, 3 × 911 एंगस्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 3644 एंगस्ट्रॉम होगी वैल्यू, कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू होगी 3644 एंगस्ट्रॉम। यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है, कितनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, 3644 एंगस्ट्रॉम। अब लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां तक होगा, n3 टू n1, n2 सॉरी, n3 टू n2। तो देखते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि लॉन्गेस्ट लैम्बडा कहां पे होगा, n3 ट्रांजिशन फ्रॉम n3 टू n2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/λ, कैलकुलेट कर रहे इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन ले रहे हैं, अब डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू नहीं रखनी है, आर की वैल्यू 1/r लाना है, गधे के जैसे मत करो। r इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9, कितना जाएगा ये, सॉल्व करो, कितना गया, वेट 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 वेट, कितना आ गया, r इंटू 5/36, हमें 1/r लाना है, कुछ भी करके 1/r लाना है, तो क्या करना होगा, 36/5 इंटू 1/r। अब रखो वैल्यू, अब रखो वैल्यू कितनी, 36/5 इंटू 911 है ना, 10 रख देते क्योंकि 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू आएगी 6552 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6552, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी है वो किया करो, गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां पे, यहां से यहां तक के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6552 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें। लेमन सीरीज यानी कि n1 से n1 तक आए ट्रांजिशन, कहीं से भी आए लेकिन n1 तक आए, ठीक है। बामर सीरीज यानी कि क्या, कहीं से भी आए, कहां तक आए, n2 तक आए, वो होता है, क्या होता है वो, बामर सीरीज। ठीक है, अब देखते हैं सारे सीरीज एक साथ, लेमन बामर पास्चन ब्रैकेट फीफन, सारे के सारे एक साथ में निकालते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलो यहां पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1, ये होगा n इज इक्वल टू 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n is equal to 7, n is equal to 8, n is equal to infinite। ठीक है, अब देखते हैं स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होंगे, कौन से होंगे। ठीक है, अब चलो इस लाइन को थोड़ा सा इस साइड में एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें काम आएगा। जोड़ लो भाई एक साथ,
ठीक है। अगर देखो लेमन का ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा, N2 to N1, ये ऐसे होगा। चलो हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे लाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। कहीं से भी आए कहां तक आए, N1 तक आना चाहिए। लेमन में कहीं से भी आया कहां तक, N1 तक। चलो चलो, ये कौन सी सीरीज हो गई, कौन सी सीरीज ये, लेमन सीरीज। कहीं से भी कहां तक आए, N1 तक अगर आ रहा है तो ये कौन सी सीरीज हो गई, लेमन सीरीज। अब लेमन सीरीज की रेंज हमने पढ़ी थी कहां तक, 911 टू कितना था, लगभग 3600 एंगस्ट्रॉन था। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है, लेमन सीरीज। अब देखो, अब विजिबल के लिए देखो, अब हम क्या क्या देखते हैं, विबजॉर ना, VIBGYOR। अब विबिजल देखो जो वायलेट का होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन, और रेड का कितना होता है, लगभग 8000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ होता है। इसी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कोई भी जो है वो कहाँ पे है, इसके आसपास भी नहीं है ना, 911 to 36, यानी कि दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कौन से रीजन में होगा, ये होगा यूवी रीजन में होगा। कौन से रीजन में होगा, यूवी रीजन में होगा। ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज यानी कि कहीं से भी आए आने वाला कहां तक आए, N2 तक आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए, N2 तक आना चाहिए। चलो, ये हो गया। आप सीधी लाइन निकालनी, ये कौन सी सीरीज है, ये बामर सीरीज है। कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ की रेंज क्या होगी, वेवलेंथ की रेंज क्या होगी बामर सीरीज के लिए, देखो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम कितना होता है 3644 टू मिनिमम कितना, वहां से 55 52 एंगस्ट्रॉन्ग, इतनी होती है रेंज। यानी कि देखो, अब देखो ये जो है इस रेंज में आ रहा है विबजोर वाले, यानी कि हमें दिखाई देगा, ये रीजन होता है विजिबल रीजन। बामर सीरीज वाला कौन सा होता है, विजिबल रीजन होता है बामर सीरीज वाला। ठीक है। अब बामर के बाद क्या है, लेमन बामर के बाद क्या है, अब है पाशन। पाशन यानी कि कहां से आए, कहीं से भी आए, N3 तक ही आना चाहिए। ये कौन सी सीरीज हो गई, ये हो गई पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज का ट्रांजिशन होता है कितना होगा, 820 टू 1875 एंगस्ट्रॉन्ग। कैसा है ये, कैलकुलेट करो, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, पाश्चन सीरीज। देखो 1820 टू 1875 यहां पे आ रहा है, नहीं आएगा, यानी कि ये कहां पे होगा, ये होगा शॉर्ट IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में ये आ जाएगा पाश्चन सीरीज। अब देखते हैं पाश्चन के बाद कौन आएगा। पाश्चन के बाद होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कहीं से भी आए N4 तक आना चाहिए। ट्रांजिशन कहां तक हो, N4 तक हो, ये क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज। कौन सी है ये, ब्रैकेट सीरीज है। देखो अभी इसके वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, होमवर्क है, यहां से आ गया आपका। ब्रैकेट के बाद क्या है, पी फंड। पी फंड यानी कि कहां तक आए, 5 तक आए, N5 तक, ये हो गया
ये हो गया पी फंड, पी फंड सीरीज। इसके भी वेवलेंथ कैलकुलेट करो क्योंकि हमें फार्मूला पता है। ब्रैकेट के बाद होता है, अब ये दोनों रीजन कौन से होंगे, ये कौन से होंगे, ये होता है, आपको रीजन बता रहे सिर्फ, शॉर्ट आई आर, ये होता है लॉन्ग आई आर रीजन। अब आखिरी वाली सीरीज देखते हैं, आखिरी वाली सीरीज कौन सी है, आखिरी कहां तक आना चाहिए, 5 तक आ गया, 6 तक आना चाहिए, 7 to 6, 8 to 6, इनफाइनाइट टू 6, ये सीरीज होता है हमफेरी सीरीज, हमफेरी सीरीज होती है ये। ठीक है, अब आपको ये बाकी 3 वाली सीरीज के लिए पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री तक क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। जनरली पहले 2 आपको इसलिए सॉल्व करके बताया कि एग्जाम में पहले 2 के ऊपर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा एडवांस के लिए पूछ ले तो 3 तक पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं पूछा जाता है। अब देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आप यहां पे कैलकुलेट कर रहे हो कि ये यहां से यहां तक आया तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन n6 टू n1 तक आ रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं। काउंट कर पाएंगे, नहीं। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कैलकुलेट ट्रांजिशन एंड लाइन ऑफ वेवलेंथ। ट्रांजिशन और वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, कैलकुलेट द ट्रांजिशन एंड लाइन ऑफ वेवलेंथ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1, कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, कितने होगा, देखते हैं, n2 सॉरी n4 टू n1, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब देखो, अगर आप यहां पे देख रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहां कहां से कहां तक आ सकता है। एक, डायरेक्ट यहां से यहां तक आ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, हर जगह पे रुकते 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 हुए आ गया। थर्ड क्या है, ये डायरेक्ट यहां से यहां तक आ गया, फिर यहां से यहां। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहां से यहां तक आ गया, बाद में यहां से यहां तक डायरेक्ट आ गया। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 लाइन आ गए। तो ये कैसे, अब ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक फार्मूला है जो शॉर्ट ट्रिक्स है आपको याद रखने, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, आप यहां पे ले सकते हो एन एफ ले सकते हो, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ले सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है यहां पे कितना है, n2 कितना है 4, 4 माइनस n1 1 है ना, तो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1, कितने स्पेक्ट्रल लाइन आते हैं वो देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आ गया 3 इंटू 4 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6 स्पेक्ट्रल लाइन, अभी हमने निकाला था 6 स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 1, कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्ट ले लो, कैसे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यानी कि कितने लाइन आ जाएगा, 10 स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगा। देखो लगभग सारी की सारी चीजें यहां पे कवर हो चुके हैं। ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया। जो हमने सारी चीजें बताई थी आपको, सारी लगभग कवर हो गई है। अब इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बचा है क्वांटम नंबर सिर्फ, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम लेने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आप देखते हो कि नीट के प्रीवियस ईयर के और जी मेंस के और एडवांस के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रॉब्लम के लिए एक अलग सा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको जब हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।